हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कशन करने वाले एक नए टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपने नाम तो सुना ही होगा। अब आज हम इसके ऊपर जो चर्चा है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट जानने वाले हैं। बहुत डिटेल में इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ करेंगे। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट बोला गया, ये डिनोट करता है कि आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आ जाता है, आपकी कॉस्ट में कितना मार्जिन आ जाता है अगर आप अपनी प्रोडक्शन को एक यूनिट से बढ़ा देते हो। तो लेट सपोज अभी हम 800 यूनिट बढ़ा रहे थे और हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो 12,000 का था। अगर हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12,010 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई, 10 रुपए हुई। अगर आप एक यूनिट कम करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है वो 10 रुपए कम हो जाती है, 11,990 हो जाती है। तो अगेन डिनोट करता है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे 10 रुपीज है। आपकी कॉस्ट में 10 रुपीज का मार्जिन आ जाता है अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हो। तो ये 10 रुपए का जो मार्जिन आ रहा है इसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का नाम दिया जाता है। तो एक यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ाने से या घटाने से कॉस्ट में कितना मार्जिन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, उसे मार्जिनल कॉस्ट प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे हम जो फोकस करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और कॉस्ट हमारी दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और एक हो सकती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी बताओ? वेरिएबल कॉस्ट वो होगी जो वेरी करेगी विद प्रोडक्शन। जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ये बढ़ेगी। जैसे हमने देखा कि हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10 रुपए से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है? 10 रुपीज पर यूनिट है। इसके अलावा कुछ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट लेट सपोज अगर आपकी 10,000 है तो ये 10,000 ही रहेगी। चाहे आप एक यूनिट कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, जितने मर्जी यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो ओनली चेंज विच कम्स इज इन द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है इसी के अंदर आपको मार्जिन देखने को मिलता है और इसे ही प्यारे दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट का नाम यहाँ पे दे दिया जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर ज्यादा फोकस रहता है, इंफोसिस रहता है इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, अगर फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो वही कहा गया कि सारी कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर। केवल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो तो आप उसके अंदर केवल अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हो, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हो। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे, ज्यादा इंफोसिस किस पे? आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हो, भूल रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करोगे तो प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करने में आप इस फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर कर लोगे। एक बार के लिए अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अपनी सेल और वेरिएबल कॉस्ट को करोगे, बट इवेंचुअली प्रॉफिट निकालने के लिए आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे। तो ज्यादा इंफोसिस किसके ऊपर है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है। ज्यादा प्यार किसको दिया जा रहा है यहाँ पे? आपकी वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा प्यार यहाँ पे दिया जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। चाहे वो मटेरियल की है, आपकी वेजेस है, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये सारे आपके मार्जिनल कॉस्ट कहलाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। तो ये सारी जो कॉस्ट है विच आर वेरिएबल इन नेचर वो सारी की सारी आपकी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे बन जाती है। जनरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं तो उनको इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। बाकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हो आप उसे मार्जिनल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फंडा है वो क्लियर हुआ होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग है वैसे ही हमारे पास एक और टेक्निक है जो कि है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है उसे फुल कॉस्टिंग का नाम भी दिया जाता है। ये आपकी वो कॉस्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर आपकी सभी कॉस्ट जो है, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, वो सारी प्रोडक्शन के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके अंदर
इस अप्रोच के अंदर आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को अलग अलग नहीं देखते हो, आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देते हो। तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, आप अपनी ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो, तो दोनों के अंदर आप अपने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खर्चों को कंसीडर कर लेते हो। बट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो आप जानते हैं कि किसका बोलबाला है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो केवल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी का बोलबाला रहता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्योंकि आप फिक्स्ड कॉस्ट को देखो, जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे लेट्स सपोज मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख की, अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो ये सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को मैं अलग कर दूंगा और इसे सीधा का सीधा अपने P&L में डाल दूंगा। अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, इस 1 लाख को मैं देखूंगा कि कितना माल बिक गया, कितना अभी स्टॉक में बचा हुआ है, कितना सेल हो गया, कितना स्टॉक में बचा हुआ है, और अकॉर्डिंगली मैं उसे अपने P&L में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर P&L में हो सकता है कम जाए या ज्यादा चला जाए, डिपेंडिंग कितना बिका कितना बचा हुआ है, और इसीलिए कुछ पंगे आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन की। आपके ओवरहेड्स हो सकता है पूरे तरीके से अब्सॉर्ब ना हो, और कई बार जरूरत से ज्यादा ओवरहेड अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो अंडर ओवर अब्सॉर्प्शन की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को सारा का सारा अलग से P&L में लेकर चले जाते हैं, उसका प्रोडक्शन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर का संबंध भी नहीं है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसी की जाती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो कहा गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर केवल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसे कंसीडर किया जाता है आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के समय। फिक्स्ड कॉस्ट को कोई वेटेज नहीं दिया जाता आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यू की जाएगी, यानी कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा या ओपनिंग स्टॉक होगा, वो केवल वेरिएबल कॉस्ट पे होगा। बट अगर हम बात करें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट की, तो उसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रह जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में पूजा होती है तो वेरिएबल कॉस्ट की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट को तो यहाँ पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए लिमिटेड ने 25,000 यूनिट बनाए प्रोडक्ट पी के, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट 7 रुपए निकल कर आ रही है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 2 लाख निकल कर आ रहे हैं। कहा गया कि कंपनी जो है इट इज एबल टू सेल 20,000 यूनिट्स एंड 5,000 यूनिट्स जो है दे आर स्टिल अनसोल्ड, वो अभी सेल नहीं किए। तो आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप किस पे वैल्यू करोगे, वो केवल और केवल आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो 5,000 यूनिट्स का है उसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 35,000 रुपीज जो है वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड जो आपको दे रखे 2 लाख के, उसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं रह जाएगा। जो भी आपके फिक्स्ड खर्चे या फिर कोई भी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ खर्चा है, आप उसको यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते हो। आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो खर्चा है वो आप अपने प्रॉफिट निकालने के लिए सारा का सारा खर्चा एक साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो, उसे लेस कर देते हो। तो केवल और केवल आपके जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आप उनको कंसीडर करते हो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के समय। और प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन रहेगी उसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी आएगी, फिक्स्ड खर्चों में केवल एक खर्चा आएगा जो कि आपका है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो ये वाला खर्चा आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे ए लिमिटेड वाला, वही सेम एग्जांपल है। 25,000 यूनिट बनाए प्रोडक्ट पी के, वेरिएबल कॉस्ट है 7 पर यूनिट की, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 2 लाख के, केवल 20,000 यूनिट्स बिके, 5,000 अनसोल्ड है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपको यहाँ पे करनी है, और इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी लेनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट हम ऑलरेडी जानते हैं 7 पर यूनिट है, बट ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपको इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये 2 लाख है आपकी टोटल, और अगर आप निकालना चाहो कि 25,000 यूनिट की अगर 2 लाख है
तो 5,000 जो हमारे पास अभी स्टॉक में बचे हुए हैं तो उनसे जुड़ी हुई कितनी हो जाएगी, तो ये 40,000 निकल कर आ जाएगा। तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 5,000 इंटू 7 पर यूनिट, ये आपका वेरिएबल वाला कंपोनेंट हो गया, और इसमें 40,000 वेरिएबल वाला फिक्स्ड वाला ऐड किया, तो 75,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को आप कंसीडर करते हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। जितने भी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो इस अप्रोच के अंदर भी, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे, इस अप्रोच के अंदर भी आप उनको कॉस्ट में ऐड नहीं करते हो। सारा का सारा जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे डाल देते हो। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उनके बीच में ये दो डिफरेंसेस निकल कर आते हैं। आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर केवल जो वेरिएबल कॉस्ट है आप उसे कंसीडर करते हैं आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने में। बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसीडर की जाती है आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी वाली कंसीडर की जाती है, केवल मैन्युफैक्चरिंग वाली यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसीडर कर ली जाती है। बाकी जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे है, वो दोनों अप्रोचेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो आपके डायरेक्टली P&L में डाल दिए जाते हैं। तो आपके जो फिक्स्ड खर्चे है, जो आपके फिक्स्ड खर्चे है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर उनको पीरियड कॉस्ट बोला जाता है। यानी कि जिस पीरियड का वो खर्चा है उसी पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं उसको दो में बांटा जाता है। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए फिक्स्ड खर्चे हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया जाता है, और यहाँ पे जो बाकी बचे हुए फिक्स्ड खर्चे हैं आप उनको P&L के अंदर डाल देते हैं। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का भी नाम यहाँ पे दे देते हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। मार्जिनल कॉस्टिंग में सारी फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके जो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है वो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया कि हमने प्रोडक्शन करी थी 8,000 यूनिट की, और जो सेल करी वो केवल 7,000 यूनिट की ही करी एट रुपीज 2.5 पर यूनिट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 1.25 पर यूनिट है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3,500 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1,500 है, जिसमें से 500 आपकी वेरिएबल है। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों अप्रोच को लगाते हैं, दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये दोनों अप्रोच को कंपेयर करेंगे कि दोनों के प्रॉफिट अलग हैं या फिर एक ही प्रॉफिट हमें दोनों में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सोचना चाहते हैं, कुछ सोच विचार करना चाहते हैं, तो आप अपने एंड पे कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो बेसिकली क्या कीजिए, एक तरफ रखिए मार्जिनल को और एक तरफ रखिए अपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही अप्रोचेस में आपके सेल्स में से खर्चों को निकालना पड़ेगा। दोनों अप्रोचेस में ऐसा ही होगा, बट डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ दी स्टॉक। हमने प्रोडक्शन किया 8,000 यूनिट का, बेचे कितने, केवल 7,000 बेचे, तो 1,000 यूनिट्स का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब जो मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक है इसमें 1,000 यूनिट की वैल्यूएशन किस पे की जाएगी, इट इज गोइंग टू बी डन एट दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे इसकी वैल्यूएशन होगी, जो आपकी 1.25 पर यूनिट दे रखा है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस पे इसकी वैल्यूएशन की जाएगी। स्टॉक के अंदर आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करोगे किसी भी अप्रोच के अंदर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो और अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे इस 1,000 क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी उसमें आपका ये 1.25 पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, बट साथ ही इस 3,500 जो हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका इफेक्ट भी आएगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम दोनों अप्रोचेस में अपना प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट को निकालने की। अब प्रॉफिट निकालने के लिए आप कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं। अगर आप नहीं है तो इनिशियली आप जिस तरीके से स्कूल में ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया करते थे वैसे भी बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा हूं तो इसके अंदर मैं इधर अपनी सेल्स वगैरह स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिख दूंगा और इधर अपने खर्चे लिख दूंगा। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख दूंगा और इधर मेरे पास जो खर्चे हैं मेरे, मैं उन खर्चों को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी। तो सेल्स मेरी है 7,000 यूनिट इंटू 2.5,
ये तो आपका 17,500 17,500 बन गया। और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन मेरे पास है 8,000 यूनिट्स की। तो 8,000 यूनिट्स पे मैंने क्या खर्चा किया, 1.25 पर यूनिट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर किया। तो 8,000 इंटू 1.25 अगर आप करेंगे तो आई थिंक ये आपका 10,000 ही आएगा। हाँ बिल्कुल 10,000 ही आएगा। और इसके अलावा आपकी यहाँ पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है जो कि आपकी 3,500 आ जाएगी। इसके अलावा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो ध्यान रखिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आपका जो है चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, वो स्टॉक का पार्ट नहीं बनता। इसका जो टोटल है 1,500 वो आप ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, वो स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसका वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग कर लीजिए। बट नॉर्मल केसेस के अंदर आप इसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टॉक की वैल्यू इससे इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि देखो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो जो स्टॉक बिका है उसी पे इनकर होगा। प्रोडक्शन जो हमने किया उस पे इनकर नहीं होगा। जो माल बिका ही नहीं उसका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कैसे हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमें करनी है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1,000 यूनिट बचे हुए हैं। इन 1,000 यूनिट्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे जी, 1,000 यूनिट्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो 8,000 यूनिट का जो हमारा खर्चा है वो है 10,000 प्लस 3,500 यानी कि 13,500। तो 1,000 का कितना होगा, 13,500 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 1,000। आप ऐसा करके यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 8 1 8 55 हो गया, ये 6 48 70 बचा आपके पास यहाँ पे। तो 8 इसके बाद क्या करेंगे, 8 8 64 फिर आया 60 आपके पास। तो आई थिंक ये आपका 8 7 56, ये 1687.5 आपका निकल कर आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपकी पता चल गई आपको। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको किताबों में ऐसी एक स्टेटमेंट बनी हुई दिखेगी, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई दिखेगी। इसमें आंसर तो वही आएगा, आंसर जैसे हम पहले निकाल रहे थे, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे थे वो सब आपकी वही निकल कर आएगी, बट प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर हमने सेल्स को लिखा, सेल में से अपनी कॉस्ट को घटाया और कॉस्ट में से अपने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया, और ये आपकी निकल कर आ गई। बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आ गई कि जो माल बिका उसकी कॉस्ट क्या है। सेल में से जो माल बिका उसकी कॉस्ट निकाल दी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंप्यूट हो गया। तो नेट प्रॉफिट हमारा जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आया वो 4187.5 का आया। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 1687.5 निकल कर आई है। चलिए तो अब आते हैं जी मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, कि मार्जिनल कॉस्टिंग को अगर हम फॉलो करें तो फिर किस तरीके से करेंगे। अगेन स्टेटमेंट नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही पहले आपको एक बार करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी हो। स्टेटमेंट तो समझ में आ ही जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारी जो सेल्स है वो तो प्यारे दोस्तों इतनी ही रहने वाली है। क्लोजिंग स्टॉक अभी निकालते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल हो गई, फिक्स्ड हो गई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए। तो ये डाल देते हैं सारी वैल्यूज यहाँ पे। ये होगी 10,000, और ये थी हमें 3,500 दी हुई थी, और ये 1,500 हमें दे रखी थी। अभी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना 1,000 यूनिट का है, और इसकी वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम केवल वेरिएबल कॉस्ट पे ही करने वाले हैं। तो 1,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 1.25 पर यूनिट की। तो 1.25 से मल्टीप्लाई करता है तो ये हमारे पास निकल कर आ गई 1250। तो इसके बेसिस पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको निकल कर आ जाएगा। प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन अगर हम खुद करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3,750 की निकल कर आएगी। प्रॉफिट की वैल्यू ये निकल कर आएगी। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक इनकम स्टेटमेंट तैयार कर दी है अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सेल्स में से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस किया गया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है उस पे ध्यान देना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यूएशन 1.25 पे करी हुई है, विच इज योर वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट तो आपका सेम है, बट यहाँ पे आपको एक और टर्म देखने को मिल रही है, विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है जी। तो ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं
और जो निकल कर आता है उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसे और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन फिलहाल मत लेना। तो सेल में से जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की है, सेलिंग की है, इन सबको माइनस किया जाता है और फिर आपका कंट्रीब्यूशन आता है। फिलहाल इसको लेकर टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को हमने अलग से लेस किया, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से लेस किया, कंट्रीब्यूशन जो निकल कर आता है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं और फिर हमारा जो है प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो इस चीज को लेकर अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आप ये समझिए कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की गई। स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पे की गई और इसीलिए प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया। दोनों अप्रोचेस का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। क्यों डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में फर्क आ रहा है। तो दोनों अगर हम अप्रोचेस की बात करें, उनके में प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3750 और 41875 का डिफरेंस जो है दैट इज 437.5 एंड दिस डिफरेंस इज सोलली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो अगर आप इन दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने की बात करेंगे, मिलाने की बात करेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज सोलली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। तो अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो दो तरीके आपके पास है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग है और एक आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। दोनों तरीकों के प्रॉफिट्स अगर आपको निकालने हैं तो उन प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको करनी होती है स्टॉक की एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर करते हैं, इट इज डन एट द वेरिएबल कॉस्ट, और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर करते हैं, इट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड भी आएगी, वेरिएबल भी यहाँ पे आ जाएगी, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाएगा। सो दैट बिकम्स द सोल रीजन फॉर डिफरेंस इन द प्रॉफिट्स ऑफ द मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। तो प्यारे दोस्तों, स्टॉक को लेकर यहाँ पे तीन केस हमारे पास हो सकते हैं। देखो, अगर आपके पास ना ही कोई ओपनिंग स्टॉक है ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक है, या फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों बराबर हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो बराबर ही आएगा। प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा। प्रॉफिट में डिफरेंस तभी आएगा जब आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है और वो दोनों अलग अलग है। जैसे अभी हमने जो केस डिस्कस किया उसमें ओपनिंग स्टॉक तो केवल 0 था आपका, बट क्लोजिंग स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो देखने को मिल रहा था। अभी दो केस हमारे पास हो सकते हैं। एक केस जैसा हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो अभी जैसा हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन आपकी ज्यादा है और सेल्स उतनी नहीं है, तो उस केस के अंदर आपका किसका प्रॉफिट ज्यादा आया था? अगर आपको ध्यान में हो तो आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा निकल कर आया था और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो कम निकल कर आया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा हो गई थी। तो जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा उतना वो आपके प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा देगा। बट अगर केस उल्टा होता, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता क्लोजिंग स्टॉक से, अगर आपकी प्रोडक्शन कम होती और सेल ज्यादा होती, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो फिर उस केस के अंदर कहानी उल्टी हो जाती। यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो प्यारे दोस्तों हमें ज्यादा देखने को मिलता और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता। तो ये तीन केस हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि कौन से केस में कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो चलिए, बहुत हुई मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें, अब निकालते हैं इसकी कुछ कमियां। आते हैं लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। तो कहा गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये सारा जो खेल है ये टिका हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे। और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना, सेपरेट करना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। एक आम इंसान के बस की बात तो नहीं है, काफी ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज इसके अंदर आती हैं, इसका लिमिटेशन बन जाता है। इसके अलावा जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे की जाएगी, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को स्टॉक में कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्टॉक जो है उसे अंडर स्टेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम दिखा रहे हो, जितनी होनी चाहिए उससे कम वैल्यू दिखा रहे हो, तो ये भी एक लिमिटेशन बन गई।
इसके अलावा हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती रहती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। अगर आपको एक लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ती है, नई मशीनरी लगानी पड़ती है, नई फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं जमी नहीं। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर आपका सेलिंग प्राइस है ₹10, तो आप चाहे 1 यूनिट बेचो चाहे 1000 बेचो, ये ₹10 ही रहने वाला है। ऐसे ही अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹6 है तो 6 ही रहेगी, अगर 1 यूनिट बेचो चाहे 1000 यूनिट बेचो। और इस चीज को भी गलत ठहराया गया। अगर आपको ज्यादा यूनिट बेचने हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो प्राइस है उसे कम करना पड़ता है। तो इसीलिए ये अजम्पशन भी सही नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आज के समय में हम यहाँ पे ऑटोमेशन ज्यादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होती है। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है उस पर काफी ज्यादा इनकर करनी पड़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी एंटरप्राइज की। तो वेरिएबल कॉस्ट का आजकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम शुरुआत ही करते हैं किससे? वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट को कहीं ना कहीं नीचे कंसीडर करते हैं, अलग से लेकर जाते हैं। जो मेन मार्जिनल कॉस्टिंग है इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद योर वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम के ऊपर ही सवाल उठाया गया कि दिस सिस्टम विच इग्नोर्स फिक्स्ड कॉस्ट is going to be less effective due to advancements in the technology। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक और रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास है। ये कंसेप्ट है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट का। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हम 1000 यूनिट बना रहे थे, उसके बाद हमने 1100 यूनिट भी बनाए। तो अगर 1000 यूनिट हम बनाते हैं तो मैं कहता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो 1 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हमारी 1100 यूनिट की 1,10,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2 लाख थी, और यहां पे भी मैं आपसे कहता हूं कि वो 2 लाख ही है। तो अगर मैं पूछूं डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी है, तो पहले 3 लाख थी और अभी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ गया? अभी कॉस्ट में 10,000 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज गोइंग टू बी ₹10,000। ये कॉस्ट क्या हो गई? 10,000 से इंक्रीज हो गई। इसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आपका बोला जाता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द चेंज इन द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव 1 में, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या कॉस्ट है, क्या चेंज आ रहा है, उसको यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट बोल दिया जाता है। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इट इज इंक्रीमेंटल, अगर ये कॉस्ट इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज होती तो उसे डिक्रीमेंटल कॉस्ट का नाम यहाँ पे दे दिया जाता। तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो है एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो हम एक यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस रखते हैं। बट डिफरेंशियल कॉस्ट एक बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, टोटल कॉस्ट की बात करता है, वेरिएबल और फिक्स सबको कंसीडर करके चलता है, सबको लेकर चलता है। और प्यारे दोस्तों, अगर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस के फीचर्स की बात करें तो कहा गया कि यहाँ पे जनरली हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बजाय अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर टोटल कॉस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं। जनरली ऐसा किया जाता है। इसके अलावा ये वाला जो टेक्निक है इसे केवल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव में अलग अलग कॉस्ट हो सकती है, बट हर कॉस्ट को अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारी किताबों में तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आएगी, सारी कॉस्ट हमारी किताबों में नहीं आ सकती। केवल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी पे ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जिस्टिंग में ही तो आप देख सकते हो कि अभी हम 100 यूनिट बना रहे हैं, 110 बनाएंगे तो क्या चेंज आएगा। अगर आपका नया यूनिट है फिर तो सब कुछ ही आपके लिए नया है, उस केस में आप डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे निकालोगे? डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे पास फ्यूचर कॉस्ट है कि फ्यूचर में हम कोई नया ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे तो क्या कॉस्ट में चेंज आएगा। यहाँ पे हम केवल रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, जो आपकी संक कॉस्ट हो चुकी है, जो खर्चा आपका ऑलरेडी इनकर हो चुका है जिसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इररेलेवेंट हमारा हो जाता है। तो जिस भी खर्चे में चेंज आने वाला है, चाहे वो वेरिएबल हो, फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी चेंज हो रहा है जो रेलेवेंट नेचर का है, जो संक नेचर का नहीं है, उसे यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इट ओनली डील्स विद द रिलेवेंट कॉस्ट। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस से जुड़ी हुई।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। कुछ बेसिक बातें मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आपको समझ आई होंगी। मार्जिनल कॉस्टिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फर्क है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग कैसे एक ब्रॉडर टेक्निक है, एक ब्रॉडर अप्रोच है, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और बातें करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ी हुई अगले सेशंस में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।